अध्याय 305 पड़ाव पर उतरना। बस स्टेशन पर आकर रुकने ही वाली थी। इस भयानक बस में सवार यात्री पहले से ही दहशत में थे, उनका डर सीमा पार कर चुका था। हर कोई इस जगह से भागने की सोच रहा था, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि वे बस में फंसे हुए हैं, एक अनियंत्रित वाहन की दया पर जो उन्हें एक अज्ञात गंतव्य की ओर ले जा रहा था। पर अब उन्होंने देखा कि बस वास्तव में धीमी होकर रुकने वाली थी। कोई ब्रेक नहीं दबा रहा था, न ही स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रित कर रहा था। बस अपने आप रुक रही थी, मानो खुद ही चल रही हो। बस रुक रही है, किसी ने घबराकर चिल्लाया। सभी ने एक साथ बस से भागने की तैयारी कर ली। हालांकि वर्तमान स्थिति समझ से परे थी, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए जब ऐसी अजीबोगरीब घटना का सामना होता है तो भागने की सोचने का पहला विचार निश्चित रूप से सही था। क्या उतरना सच में इतना आसान है? दूसरों के विपरीत रोहित का दिल इस समय चिंता से भरा था। ब्रेक की आवाज़ स्पष्ट होने के साथ इतनी लंबी यात्रा के बाद आखिरकार बस रुक गई। अगले ही पल सामने का दरवाज़ा खुल गया। बाहर से एक सिहरन हवा के झोंके के साथ बस में आई, जिससे तापमान तुरंत कई डिग्री गिर गया और अनैच्छिक रूप से कंपकंपी छूट गई। बाहर अंधेरा था, एक भयानक सन्नाटा था, जैसे वे किसी अज्ञात और रहस्यमय दुनिया में आ गए हों, जो निश्चित रूप से सड़क के किनारे कोई बस स्टॉप नहीं था। जल्दी करो और उतरो, यात्री घबराकर बाहर की ओर भागने लगे, उस डरावनी बस से जितना हो सके उतनी दूरी बनाने के लिए उत्सुक थे। रोहित ने भौहें चढ़ाईं, सावधानी से अपने भूत क्षेत्र को सामने के दरवाजे से बस के बाहर फैलाया, एक अस्थायी जांच की। क्योंकि उसने महसूस किया कि बस के बाहर की दुनिया अब वह सामान्य दुनिया नहीं थी जिसे वे जानते थे। लेकिन उसकी सतर्कता की तुलना में बाकी लोगों ने कोई झिझक नहीं दिखाए। पलक झपकते ही बाकी यात्री बस से बाहर भाग चुके थे। गिरी, गौतम और उनके साथ यात्रा कर रही तीनों लड़कियां भी तेजी से दरवाजे की ओर धक्का मुक्की कर रही थीं। कुछ ही देर में ज्यादातर यात्री उतर चुके थे। बाहर की स्थिति थोड़ी असामान्य लग रही है। हालांकि रोहित भी अंत में उठकर उनके पीछे चला, लेकिन उसने ज्यादा जल्दी नहीं की, क्योंकि अगर वह चाहता तो भूत क्षेत्र के माध्यम से तुरंत बाहर निकल सकता था। बस के बाहर का माहौल और भी डरावना था। ये कौन सी जगह है? पहले उतरने वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी हक्का बक्का रह गया। ये बिल्कुल भी बस स्टॉप नहीं था, बल्कि एक तिराहा था जिसके बगल में एक बिजली का खंभा लगा था। खंभे पर एक संकेत लटका हुआ था, जो ग्रामीण इलाकों में आमतौर पर बनाए जाने वाले अस्थायी बस स्टॉप जैसा लग रहा था। लेकिन अजीब बात, स्टॉप नहीं थी। जब स्टॉप है तो पास में कोई कस्बा या गांव भी होना चाहिए, है ना? फिर भी जहां तक नजर जा रही थी, एक उजाड़ जंगल के अलावा कुछ नहीं था, जो पूरी तरह से अपरिचित लग रहा था। ये देखकर कि बाकी सब बिना किसी घटना के उतर गए, रोहित ने भी उतरकर देखने का फैसला किया। उसी क्षण अचानक बस की सबसे पिछली सीट से एक आवाज आई, मुझे लगता है कि तुम अंतर्राष्ट्रीय भूत शिकारियों में से एक होगे। चूंकि तुम एक भूत शिकारी हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि न उतरो तो बेहतर है। एक बार जब तुम सामने के दरवाजे से बाहर निकल जाते हो, तो कौन जानता है कि तुम किस तरह की भूतिया जगह में प्रवेश करोगे। वैसे भी मैंने इन दिनों किसी एक भी व्यक्ति को जिंदा वापस आते हुए नहीं देखा है। कौन? रोहित तेजी से मुड़ा, उसकी नज़र ट्रेंच कोट पहने कोने में सो रहे व्यक्ति पर टिकी। मैं कौन हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। चूंकि तुम बस में हो, हमारी परेशानियां एक जैसी हैं। इस भूत कार में चढ़ना आसान है, लेकिन उतरना मुश्किल है। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो आगे बढ़ो और उतरने की कोशिश करो, बस के पीछे वाले व्यक्ति ने ठंडे लहजे में कहा। तुम क्या जानते हो? रोहित ने कोई जल्दबाजी किए बिना पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, मैं ज्यादा नहीं जानता। मुझे बस इतना पता है कि एक बार जब ये बस 6 बजे को पार कर जाती है तो ये हर स्टॉप पर एक भयंकर भूत को उठाएगी। कभी यह एक होता है, कभी दो। तुमने वह इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले देखा है ना? वह जीवित लोगों की संख्या दर्ज नहीं कर रहा है, वह बस में मौजूद भयंकर भूतों की संख्या पर नजर रख रहा है। अब तक बस में भूतों की संख्या एक है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वह भूत उतर गया। उस व्यक्ति ने थोड़ा ऊपर देखा, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर यात्रियों की संख्या पर ध्यान दिया, एक। ये पिछली 2 की संख्या से एक कम था। ये सुनकर रोहित का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि इस आदमी की बातें उसके पिछले अनुमानों से मेल खाती थीं। उसने भी अनुमान लगाया था कि इस बस पर यात्रियों की संख्या जीवित लोगों की संख्या को नहीं, बल्कि भूतों की संख्या को संदर्भित करती है। 20 से अधिक यात्रियों में से 2 भूत थे। तुम इतने निश्चित कैसे हो सकते हो कि यह भूतों की संख्या है? रोहित ने पूछा।
आदमी हंसा, अगर तुम यहाँ 7 या 8 दिनों तक जिंदा रह सकते हो तो तुम्हें भी ये पता चल जाएगा। 7 या 8 दिन? क्या तुम ललित हो, वह माध्यम जो अलीपुर शहर से गायब हो गया था? रोहित का भाव थोड़ा बदल गया और उसने तुरंत पूछा, ओह, तुम मुझे जानते हो? ललित ने अपना सिर थोड़ा उठाया, उसका रंग पीला था, उसकी आंखें खून से लाल थीं, मानो वह कई दिनों से सोया न हो और अब तक बड़ी मुश्किल से टिका हुआ था। उसकी पीलापन बता रही थी कि वह किसी भी पल अचानक गिरकर मर सकता है। रोहित ने कहा, तुम बहुत समय से लापता थे। मुख्यालय तुम्हें ढूंढना चाहता था और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने मुझे तुम्हारे सिग्नल को ट्रैक करने के लिए कहा जो इसी बस पर आया। कुछ देर सोचने के बाद ललित ने जवाब दिया, तब तुम काफी दुर्भाग्यशाली हो। घटना के समय मैंने गलती से अपना सैटेलाइट लोकेटिंग मोबाइल फ़ोन बस में खो दिया था। हालांकि मैंने बाद में उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। अगर तुम कहते हो कि फ़ोन का सिग्नल अभी भी बस में है तो मामला जटिल हो जाता है। क्या तुम ये सुझाव दे रहे हो कि तुम्हारा फ़ोन किसी भूत के हाथ लग गया? रोहित ने गहरी भौहें चढ़ाईं। ललित बस में था, लेकिन उसका फ़ोन नहीं था, फिर भी फ़ोन का सिग्नल था। तो फ़ोन कहाँ हो सकता है? इसकी संभावना है, और वह भी बहुत ज़्यादा। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, इस बस में कुछ भी छिपाने की जगह नहीं है। ललित की थकी हुई आंखें हिलीं, बस अब चलने ही वाली है। तुम तय कर लो कि तुम्हें चढ़ना है या उतरना है। क्या तुम्हें प्रस्थान का समय पता है? रोहित ने पूछा। ललित ने जवाब दिया, मैंने काफ़ी समय से निरीक्षण किया है। ये हमेशा 5 मिनट होता है, न 1 सेकंड ज़्यादा न कम। 5 मिनट के बाद भले ही कोई उतरता हो या नहीं, बस फिर से उतने ही लोगों के साथ चल देगी जितने अंदर हैं, कम से कम मुझे तो यही लगता है। तुम यहाँ इतने लंबे समय से हो और फिर भी तुम्हें जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। रोहित ने कहा, पहले जब तुम अलीपुर शहर में थे तब तुम्हारे पास बस से उतरने के अवसर थे। उसे ललित की बातों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था, लेकिन उसने उन्हें पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया। उसे बस लगा कि ललित की कहानी में बहुत कमियां हैं। अगर ललित यहाँ 7 या 8 दिनों से था तो यह संभव नहीं था कि उसे जाने का कोई मौका न मिला हो। वह इतने समय तक यहाँ कैसे फंसा रह सकता था? मैंने पहले भी कहा है, उतरना इतना आसान नहीं है। उतरने के लिए एक निश्चित अवसर की आवश्यकता होती है, जिसका सामना मुझे अभी तक नहीं हुआ है, ललित ने कहा। एक अवसर? किस तरह का अवसर? रोहित के मन में और अधिक संदेह उभरे। जो एक साधारण मामला लग रहा था, वह ललित की बातों से लगातार जटिल होता जा रहा था। मूल रूप से वह बस से उतरने की योजना बना रहा था, लेकिन अब वह हिचकिचाया। हालांकि उसी क्षण बाहर की धुंधली दुनिया से अचानक रोने की एक श्रृंखला गूंजी। रोना डरावना था, जैसे प्राचीन जंगल के भीतर से आ रहा हो, जिससे एक भूतिया सनसनी हो रही थी। रोहित का चेहरा बदल गया। उसने अभी भी तुरंत उतरने का फैसला नहीं किया, बल्कि बस के दरवाजे पर खड़ा रहा, उस दिशा में देख रहा था जहां से रोना शुरू हुआ था। दूर धुंधली बंजर भूमि में वह स्पष्ट रूप से एक कब्र को देख सकता था। कब्र के सामने कोई कब्र का पत्थर नहीं था। एक व्यक्ति सफेद शोक वस्त्रों में, जिसे नर या मादा के रूप में पहचाना नहीं जा सकता था, कब्र के सामने घुटने टेके हुए था। उसका शरीर अकड़ा हुआ था, गतिहीन था और लिंग में अस्पष्ट रोना उसी से निकल रहा था। वह कब्र कब दिखाई दी? मैंने पहले बाहर देखा तो वह नहीं दिखी थी। रोहित की नज़रें चमकीं। पहले उसने बाहर ध्यान दिया था, और हालांकि यह अजीब था लेकिन असामान्य नहीं लगा था। फिर भी रोना शुरू होते ही उतर चुके कई यात्री आवाज़ का पीछा करते हुए एक के बाद एक रोने लगे। उनका स्वर धीमा से तेज होता गया, धीरे धीरे रोने के साथ घुल मिल गया। फिर यात्रियों का रोना बंद हो गया। वे कब्र की दिशा की ओर मुंह करके जमीन पर घुटने टेक दिए, गतिहीन। तुम्हें क्या हुआ है? किसी ने डर से कांपते हुए पूछा। उन्हें धक्का दिया, लेकिन वे घुटने टेके हुए यात्री जमीन पर गिर पड़े, बेजान। उनके ठंडे चेहरों पर आंसुओं की लकीरें थीं, उनके भाव दुखद थे, उनके नैन नक्श कड़े हुए थे। मर गए, वे मर गए। और न केवल एक, कई लोगों ने जमीन पर रोना शुरू किया और फिर अचानक वहीं मर गए। उनके शरीर गतिहीन थे। भागो भागो, ये भूतों का साया है। किसी ने उन्मादी रूप से चीखना शुरू कर दिया, जो बिना सिर वाली मक्खी की तरह हर दिशा में भागने लगे। गिरी, गौतम और कई अन्य भी डर गए थे और भागने की कोशिश करने लगे। रोहित ने उन पर एक नज़र डाली और उनकी पिछली बातचीत को ध्यान में रखते हुए एक सलाह दी, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो वापस बस में चढ़ जाओ। बाहर की दुनिया भूतों की है। बाहर तुम कहीं भी भागो, केवल मौत का रास्ता है। अब वह समझा क्यों ललित ने कहा कि उतरना बहुत खतरनाक है। ये भूतों की दुनिया थी, भूत क्षेत्र के समान, एक ऐसी जगह जहां कदम रखने का मतलब भूत से सीधा हमला झेलना था।
जीवित बचना मुश्किल था। इसके अलावा बाहर की दुनिया वही भूत क्षेत्र थी जिसे रोहित जानता था या नहीं, यह अलौकिक घटनाओं का एक और भी भयानक स्थान हो सकता है। एक बार जब तुम वहां कदम रख देते हो, एक बार जब बस चली जाती है, तो केवल खुद पर निर्भर होकर जिंदा बाहर निकलना सबसे ज्यादा मुश्किल होता। अध्याय 306 कब्र पर विलाप। गिरी, गौतम और उनके साथ यात्रा कर रही तीनों लड़कियां, चूंकि वे बस से काफी देर से उतरे थे, इसलिए बिल्कुल पीछे रह गए। जब खेत में उस कब्र पर विलाप शुरू हुआ, तो जो लोग सबसे पहले उतरे थे उनका दुर्भाग्य शुरू हो गया। उन्होंने एक अस्पष्ट कदम उठाया। वे जमीन पर घुटने टेक दिए, उस दूर टीले की दिशा में मुंह करके रोने लगे। लेकिन ज्यादा रोने से पहले ही विलाप रुक गया। कई लोग उनकी आंखों के सामने चुपचाप रोते हुए मर गए। मरने से ठीक पहले उनके चेहरों पर दुख का भाव और उनकी निर्जीव आंखों में प्रकट निराशा और डर ने रोंगटे खड़े कर दिए और उनके दिलों को दहशत से भर दिया। यह अब महज एक अलौकिक घटना नहीं रही, यह एक दुर्भावनापूर्ण भूत द्वारा भयानक हत्या का सिलसिला था। खेत में मौजूद विलाप करती कब्र के भूत ने इन उतरे हुए यात्रियों को किसी अकल्पनीय तरीके से मारना शुरू कर दिया था। अपनी दहशत में सभी लोग बस चीख सकते थे और जान बचाने के लिए भाग सकते थे, लेकिन कई यात्री बमुश्किल कुछ कदम ही चल पाए थे कि वे अचानक रुक गए, मुड़े, जमीन पर घुटने टेक दिए और खेत में उस टीले की ओर रोने लगे। उन चीखों को सुनकर गिरी और गौतम बुरी तरह से डर गए, लगभग बिखर गए, क्योंकि ये चीखें किसी मृत्यु की घंटी जैसी थीं। जो भी जमीन पर घुटने टेक कर रोता था, वह मरने के लिए अभिशप्त था। जमीन पर पड़े शव इसका प्रमाण थे। वे दूसरी दिशा में भागने ही वाले थे, लेकिन रोहित के एक शब्द ने उनकी हताशा के बीच उन्हें एक दिशा की झलक दी। बस में वापस। किसी कारण से रोहित को बस के दरवाजे के सामने शांति से खड़े देखकर उन्हें लगभग अंधा विश्वास महसूस हुआ। उन्हें लगा कि बस सबसे सुरक्षित जगह है, क्योंकि बाहर बहुत भयानक था। बिना सोचे समझे वे बस की ओर दौड़ पड़े। चिल्ड, विलाप जारी था, जैसे कोई दुष्ट आत्मा जान ले रही हो। इस क्षण जो लोग पहले बस से उतरे थे, उनमें से केवल ये 5 लोग ही वापस आ रहे थे और बाकी सब अलग अलग दिशाओं में बिखर गए थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ भागे थे। इन चीखों के बीच उनके बचने की संभावना शायद 10,000 में एक से भी कम थी। इस भूत का विलाप सबसे पहले नज़दीक वालों को मारेगा, लेकिन बाकी लोग भी अपने भाग्य से नहीं बचेंगे। ये बस समय की बात है। इसे ध्यान में रखते हुए, ये भूत अंधाधुंध हत्यारा है। रोहित ने भी रोना सुना, लेकिन वह प्रभावित लग रहा था। उसने सोचा कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बस के अंदर था। आटिल्ड, उसी समय वापस भाग रहे 5 लोगों में से ऊंची एड़ी की एक लड़की लड़खड़ा गई, संतुलन खो बैठी और जमीन पर गिर गई। गौतम, जल्दी करो। गौतम ने मदद के लिए मुड़ने के इरादे से सहज रूप से पीछे देखा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसके और रीता नाम की लड़की के चेहरे अनैच्छिक रूप से ऐंठने लगे, जिससे दुख के भाव बनने लगे। जैसे ही ये भाव आए, आंसू बेकाबू होकर गिरने लगे। महज कुछ सेकंड के भीतर दोनों एक के बाद एक रोने लगे। फिर उनके शरीर उनके नियंत्रण से परे खेत में उस टीले की ओर घुटने टेक दिए। अब खत्म। टिल्ड, गौतम और रीता के मन में पूरी निराशा की भावना उभरी। ये हरकतें सब अचेतन रूप से हुईं, जैसे उनके शरीर अब उनके अपने नियंत्रण में नहीं थे, बस उनकी चेतना ही उनकी अपनी बची थी। रोहित ने भावहीन चेहरे से ये दृश्य देखा, जैसे इन दोनों मौतों का उस पर कोई असर न हुआ हो। उसने चतुराई से रास्ता दे दिया। बाकी बचे गिरी और अन्य 2 लड़कियां सफलतापूर्वक बस में वापस आ गईं। केवल वे 3 ही बचे। उतरने वाले बाकी यात्रियों में से कोई भी जिंदा वापस नहीं आ सका। कितना समय बीता था और सभी एक ही भूत के हाथों मारे गए थे। अगर मैं अभी उतर गया होता, अगर मुझे खुद को बचाने के लिए बस में वापस आने का पता नहीं होता, तो मैं इस भूत के सामने कितनी देर टिक पाता। रोहित ने जमीन पर घुटने टेके हुए टीले की ओर मुंह किए शवों को देखते हुए सोचा। अनजाने में अपनी मुट्ठी भींच ली, अपने दिल में एक अस्पष्ट ठंडक महसूस की। अगर वह इस भूत के भय के स्तर को वर्गीकृत करता, तो वह निश्चित रूप से इसे इस स्तर पर रखता, ठीक दरवाज़ा खटखटाने वाले भूत के बराबर। इस भूत के लिए एक प्रोफाइल और नाम स्थापित करने के लिए रोहित ने सोचा कि इसे विलाप करती कब्र का भूत कहा जा सकता है। बधाई हो, तुम इस घातक संकट से बच गए हो। उसने अपनी नज़रें वापस उन 3 लोगों की ओर मोड़ी जिनकी हिम्मत लगभग टूट चुकी थी, धीरे धीरे बोलते हुए, इतना डरो मत। मैं तुम्हारे जैसे ही अनुभवों से गुजरा हूँ। जितना ज्यादा सामना करोगे, उतना ही तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। गिरी और अन्य लोग भाग्यशाली थे कि उन्हें उसकी चेतावनी मिली और 3 बच गए थे। गिरी बोला नहीं, उसका शरीर डर से कांप रहा था। बची हुई दोनों लड़कियां भी एक साथ सिमट गईं और कांपने लगीं।
जितनी जल्दी हो सके अनुकूलन करो और भूलो मत तुम अभी तक इस जगह से गए नहीं हो, तुम अभी भी खतरे में हो। रोहित ने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया और बस के बाहर देखना जारी रखा। उसी क्षण उसने महसूस किया कि जैसे जैसे लोग मरते गए, बाहर का रोना भी बंद हो गया। हालांकि खेत में वह कब्र अभी भी वहीं खड़ी थी, जो अभी अभी पड़े गोधूली में विशेष रूप से डरावनी लग रही थी। एक सेकंड रुको, कब्र के सामने घुटने टेके हुए विलाप करती कब्र का भूत कहाँ गया? रोहित की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने देखा कि कब्र पर घुटने टेक कर रोने वाला भूत अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया था, जैसे वह हवा में विलीन हो गया हो। गया नहीं, ये पास में ही है। अगले ही पल जब रोहित ने भूत का ठिकाना पता लगाया तो वह भी चौंक गया। शोक वस्त्र पहने एक व्यक्ति किसी तरह बस के पिछले हिस्से तक पहुंच गया था और धीरे धीरे सामने के प्रवेश द्वार की ओर चल रहा था। देखने में उसका इरादा बस में चढ़ने का था। धिक्कार है, रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। अगर ऐसा विलाप करती कब्र का भूत बस में चढ़ गया और रोना शुरू कर दिया तो खेल खत्म हो जाएगा, बस में सवार हर कोई मर जाएगा। क्या उसे इसे रोकना चाहिए? यह विचार एक पल के लिए रोहित के मन में आया। भूत छाया का उपयोग करने से भूत को रोका जा सकता है, जिससे वह बाहर घुटने टेकने लगे। लेकिन यहाँ सब कुछ बहुत अजीब था। अगर उसने विलाप करती कब्र के भूत को रोक भी लिया तो वह जो बदलाव ला सकता था वह नगण्य लगता था। ललित ने उल्लेख किया था कि इस भूतिया बस का अगला पड़ाव होगा। अगर तब कोई और भूत सवार हुआ तो क्या वह फिर से हस्तक्षेप करेगा? पीछे हटो, दांत भींचकर रोहित ने भूत को बस में चढ़ने से रोकने का विचार छोड़ दिया। यहाँ हर जगह चीजें असामान्य थीं। अपनी ऊर्जा बचाना बेहतर होगा, अपनी पूरी ताकत आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल करना, बजाय इसके कि सीधे इस स्तर के भूत का सामना किया जाए। उसके पास अभी भूत मोमबत्ती नहीं थी और न ही कोई सोने का कंटेनर था। अगर सीधे टकराव की बात आती तो वह एक महत्वपूर्ण नुकसान में होता। वह बस के सबसे पीछे हट गया, जिससे न केवल दूरी बढ़ी बल्कि उसने चुपचाप विलाप करती कब्र के भूत को चढ़ने की अनुमति भी दे दी। बहुत जल्द धीमी चाल वाला शोक वस्त्रों में लिपटा व्यक्ति बस में चढ़ गया। उसने एक सफ़ेद शोक टोपी पहन रखी थी जिसके नीचे सफ़ेद कपड़ा लटका हुआ था, जो उसके चेहरे को ढके हुए था लेकिन उसके पीले रंग की आकृति को हल्का सा प्रकट कर रहा था। एक मृत्यु की आभा उसके पूरे शरीर को घेरे हुए थी, जिसमें जीवन का कोई निशान नहीं था। और बस ऐसे ही चढ़ने के बाद विलाप करती कब्र के भूत ने बस के दरवाजे के सबसे पास वाली सीट ले ली और फिर जम गया, जैसे ठोस हो गया हो। वह गतिहीन बैठा रहा, कोई और हरकत नहीं की और न ही पहले सुनी गई रोने की आवाज़ निकाली। सब कुछ सामान्य हो गया, अब नहीं रो रहा। रोहित को आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसने विश्लेषण किया, क्या इस भूत को रोने के लिए कब्र के सामने होना ज़रूरी है? या क्या बस भूतों पर दमनकारी प्रभाव डालती है, एक बार चढ़ने के बाद उन्हें दमन की स्थिति में डाल देती है, जिससे वे आसानी से मार नहीं पाते? दोनों संभावनाएं मौजूद थीं, लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि विलाप करती कब्र का भूत यात्री की मौत का कारण बनने के लिए खतरनाक होते हुए भी अस्थायी रूप से हानिरहित था। इस क्षण रोहित ने देखा कि बस की इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर प्रदर्शित यात्रियों की संख्या फिर से 1 से 2 हो गई थी। गिरी और बस में लौटे अन्य लोगों को छोड़कर केवल विलाप करती कब्र के भूत को ही यात्री के रूप में गिना गया था। लेकिन उन लोगों में जो भीड़ के साथ पहले बस से उतरे थे, क्या कोई अज्ञात भूत मिला हुआ हो सकता था? बस के अंदर अभी भी 2 भूत हैं, एक अभी अभी गया और दूसरा चढ़ गया है। संख्याओं में बदलाव लगभग मेल खाता है। रोहित का दिल विशेष रूप से भारी महसूस हुआ, क्योंकि बस में मौजूद एक भूत की पहचान अभी तक निर्धारित नहीं हो पाई थी। इस समय 5 मिनट बीत चुके थे। बस फिर से शुरू हो गई, किसी के द्वारा नहीं चलाई जा रही। दरवाज़ा अचानक धड़ाम से बंद हो गया और फिर बस धीरे धीरे बिजली के खंभे के नीचे अस्थायी स्टॉप से दूर चली गई, सड़क पर आगे बढ़ती रही।